नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार। तो खबरदार में आज सबसे पहले बात 2019 के लोकसभा चुनाव में मजबूत जोड़ बनाम मजबूत चेहरे की। पिछले साल उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव से एसपी बीएसपी की जो खिचड़ी पक रही थी, अब उसके परोसने का समय आ गया है। आज दोनों पार्टियों ने साझा तौर पर यह कह दिया कि कल मायावती और अखिलेश साथ साथ मीडिया के सामने आएंगे। 2019 के चुनाव में अपने गठबंधन का ऐलान करते के लिए लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों पार्टियों का साथ आना उत्तर प्रदेश के चुनाव में नए सिरे से देखने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजबूत चेहरा क्या इस गठबंधन के आगे टिक पाएगा, यही 2019 की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर होगी। तो कल बहुजन समाजवादी के साथ गठबंधन के ऐलान से पहले अखिलेश यादव ने आज तक से यह कहा कि उनका जनता का गठबंधन होगा, लेकिन दिल्ली में शुरू हुए बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ढकोसला करार दिया है। कल गठबंधन का ऐलान होगा और दोनों नेता मिलकर के अपनी बात प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। क्या गठबंधन है ये अखिलेश? ये आम लोगों का गठबंधन है। तमाम वो गरीब, मजबूरी का गठबंधन नहीं, तमाम वो गरीब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको अपमानित किया है, शोषण हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, उन सब ने मिलकर के आवाज उठाने का फैसला लिया है। ये मजबूरी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख करके गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम दलों को एक साथ लाने का काम किया। यानी आपने उनसे सबक सीखा कि कोalition इज अ मस्ट, कोalition जरूरी है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे दलों को जोड़ करके, मुख्य नेताओं को दूसरी पार्टी से ला करके कैसे ताकत बनाई जाती है। वो टोटल प्रोफेशनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गिनती की। उन्हें किसी मुद्दे से लेना देना नहीं है। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मोदी हराव फॉर्मूले के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ आने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी के लिए जगह ही नहीं रखती हैं। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन के लगभग सारी परतें जब खुलेंगी, तब से यह साफ होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में कैसा होगा मुकाबला। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले। ये जो सीबीआई का दुरुपयोग करने की धमकी और सीबीआई के लिए आप निर्देश देने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खुलासा हो रहा है कि आज जिस संस्था के ऊपर एक जमाने में लोगों को विश्वास होता था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। और 7 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का ऐलान करने के लिए अखिलेश यादव और मायावती भी जल्द सामने आएंगे। यूपी में दोनों दलों के गठबंधन पर बीते कई महीनों के इस ओपन सीक्रेट का ऐलान बस एक दिन दूर है। शनिवार दोपहर 12 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए विपक्ष का यह सबसे बड़ा दांव चला जाएगा। क्या आपने सारे जो चीजें एलिमेंट्स होते हैं एक गठबंधन के, वो वर्कआउट कर लिए हैं? सीट शेयरिंग, कौन कहां लड़ेगा, ये सब चीजें वर्कड आउट है? गठबंधन बनने से पहले और गठबंधन होने से पहले मैंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। और उसका परिणाम यह हुआ
कि मुख्यमंत्री जहां से हार नहीं सकते थे वहां मुख्यमंत्री हारे। सीटें और ये सब चीजें तय हुई हैं। मैं समझता हूं जब कल आप घोषणा करेंगे इस चीज की, ऐसी कुछ? सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल ये बैठ करके बातचीत तो हो जाए गठबंधन की। घटक तय हो चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले से कई दल साथ रहे हैं। आरएलडी मान लीजिए हम मिलकर के लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया था, सहयोग किया था। निषाद पार्टी के उनके बेटे हमारे साथ हैं, उन्हें मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ाया था, चुनाव चिन्ह साइकिल के सिंबल पे। तो मैं समझता हूं कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी। ये रास्ता निकालने का काम। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती अलग अलग थे। तब अखिलेश और मायावती एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन अब दोनों का साथ ही 2019 का सबसे बड़ा समीकरण माना जा रहा है। 2 साल पहले अखिलेश के साथ राहुल गांधी थे। तब नारा दिया गया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन अब अखिलेश ये तक नहीं मानते कि यूपी में कांग्रेस कोई ताकत भी है। कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कल तो केवल इस बात का ऐलान है कि हाँ, सपा और बसपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रदेश की जो वोटर अरिथमेटिक है, क्या उसमें कांग्रेस एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक बड़े प्लेयर का रूप ले सकता है आज की तारीख में? क्या उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड पे है ऐसी? कांग्रेस पार्टी की जमीन पर या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में अभी उतनी ताकत नहीं है। हालांकि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में अच्छा मतदान पाए हैं, छत्तीसगढ़ में तो एकदम सबने उनको समर्थन दिया, राजस्थान में भी अच्छा लड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अभी उस तरह की प्रदेशों की तरह नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस इस हालात को समझ रही है, इसलिए इसी हफ्ते गल्फ न्यूज से इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस यूपी में अच्छा कर सकती है। कांग्रेस का विचार यूपी में काफी मजबूत है, इसलिए हमें यूपी में अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है और हम लोगों को चकित कर देंगे। जो करंट है जनता के बीच में, किसानों में, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, आदिवासी है, सब में जबरदस्त तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, आकर्षण है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। तो मतलब चमत्कार करने की तरह फिराक में आप लोग? अब उसको चमत्कार ही समझ ली, लेकिन हम जानते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं। लोग नहीं मान रहे हैं, वो तो छत्तीसगढ़ भी नहीं मानते थे। कांग्रेस तो मायावती और अखिलेश के गठबंधन में शायद ही जगह बना पाए, लेकिन आरएलडी का साथ बना रहेगा। हालांकि आरएलडी के साथ भी सीटों का पेच फंसा है। नहीं, हमारी अभी जैत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यही हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। 1993 के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साथ हुआ है, तो पिछले चुनावों के अंक गणित बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी यही मानकर चल रही है कि चुनाव में एक और एक जोड़कर हमेशा 2 ही नहीं होता। लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का ये मेल मोदी हराओ फॉर्मूला बनेगा या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन बीजेपी के लिए 2014 वाली रणनीति काम नहीं करेगी, ये तो तय है। मथुरा से मदन शर्मा, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा और कन्नौज से नीलांशु के साथ राहुल श्रीवास्तव, कन्नौज, आज तक। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पास वोटों का समीकरण है। दलित मुस्लिम यादव वोटों के जोड़ का दावा तो है ही, तो बीजेपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे फिर से खुद को उत्तर प्रदेश के मुकाबले के लिए तैयार कर रही है। मोदी का पार्टी कार्यकर्ताओं से खुलकर मिलना कोई नई बात नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी एक बार फिर से जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मिले, वो ये संकेत देता है कि कार्यकर्ताओं में मोदी के नाम पर भी जोश फूंकने की रणनीति को पार्टी आगे रखना चाहती है। तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन की। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का बेहतरीन नेता बताया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए वो उनकी बौखलाहट ही है। बस अपने कार्यक्रम में है जो स्वयं बेल पर है, मां बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर 600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाई कोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है, ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का प्रहार कर रहे हैं। राहुल जी, कोरे आरोप करने से देश की जनता मानेगी नहीं। मैं आज आपको गौरव के साथ कह रहा हूं, जब जनसंपर्क के लिए जाइए, सीना तान कर जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे। सीना तान कर जा सकते कि एक बेदाग सरकार हमने दी। देश की जनता के सामने मोदी जी का 74 से लेकर 2018 तक का प्रामाणिक जीवन और निष्कलंक चरित्र देश की जनता के सामने है। आपके आरोप चिपकने वाले नहीं। उनके मिशेल मामा पकड़े जाते हैं तो पसीने पसीने हो छूट जाते हैं। मिशेल मामा ने क्या बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा। कोत्रोची अंकल उनके घर में जाते थे। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, आपकी 4 पीढ़ियों के भ्रष्टाचार का एक बार हिसाब किताब करिए, न हो तो मेरे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष जी आपको भेज देगा आपकी सहायता के लिए। आपका पूरा इतिहास घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और आप हमारे सरकार पर आरोप लगा रहे हो। मित्रों, ये सारे लोग जो भागे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार में किसी की भागीदारी नहीं है। चौकीदार सब चोरों को पकड़कर लाएगा, समय का ही बस अब सवाल है। जनता के सामने चेहरे की बात पर बीजेपी के सामने कोई दुविधा नहीं है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाने की बात सामने आ जाए तो कौन होगा? सुनिए सवाल पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। Is Akhilesh Yadav a contender for the Prime Minister's post or Miss मायावती? देखिए, गठबंधन किस रूप में आ रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है, और ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने, ये सबसे खुशी की बात होगी। कोशिश करेंगे इसके लिए? समाजवादी पार्टी की ये कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का ये गठबंधन कुछ खास वोट बैंक्स के लिए बेहद कारगर माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब मुसलमानों के सामने कोई दुविधा नहीं होगी कि वो किधर जाएं। तो आइए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सीटों के बारे में हम आपको बता देते हैं। बिजनौर 38% मुस्लिम आबादी जीती बीजेपी, अमरोहा 37% मुस्लिम आबादी, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये सारी सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी। देखिए जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर मुस्लिम जो हैं वो कितने परसेंटेज हैं ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये सभी बीजेपी ने ही जीती थी। चाहे सहारनपुर, संभल, उसके बाद नगीना, बहराइच, बरेली और श्रावस्ती। मुसलमानों की बात, यादव वोट बैंक भी समाजवादी के पार्टी के साथ ही जुड़ा रहा है। तो जरा सा उसका समीकरण भी हम आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी यादव बहुल इलाका है, जहां 2014 में समाजवादी पार्टी जीती थी। फिरोजाबाद यादव बहुल है 2014 में, लेकिन यहां पर बीजेपी जीती थी। एटा भी यादव बहुल है, जहां 2014 में बीजेपी जीती थी। कन्नौज भी यादव बहुल है,
2014 में समाजवादी पार्टी यहां पर जीत सकी थी। फर्रुखाबाद यादव बहुल इलाका है। 2014 में बीजेपी यहां से जीत गई थी। बदायूं यादव बहल है जहां 2014 में समाजवादी पार्टी जीती थी। फैजाबाद भी यादव बहुल इलाका है जहां 2014 में बीजेपी जीती थी। गाजीपुर में यादव बहुत हैं, 2014 में बीजेपी जीती थी। जौनपुर में यादव बहुत हैं, 14 में बीजेपी जीती थी। आजमगढ़ यादव बहुल इलाका है, लेकिन यहां 2014 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। और खबरदार में अब हम आपको संगम नगरी प्रयागराज लेकर चलेंगे, जो 15 जनवरी से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन यानी कि कुंभ के लिए सजकर पूरी तरह से तैयार। और इस बार कुंभ को विशेष बनाने के लिए सरकार और प्रशासन ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज अगर आप जाएं तो वापसी में आपके मस्तिष्क में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ कुंभ मेले के रंगों से सजी यादों को भी आप अपने साथ संजो कर लेकर आइएगा। कुंभ को कवर करने के लिए आज तक की तमाम टीमें प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, जहां इन दिनों कुंभ की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। तो कुंभ की शुरुआत से पहले ये आज तक की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जिसे देखकर आप भी कुंभ जाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान से शुरू होकर 4 मार्च तक चलने वाला कुंभ दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें 75 देशों के 12 करोड़ लोग भारतीय संस्कृति और उसके महत्व को समझने आते हैं, जिनके स्वागत के लिए गंगा यमुना की संगम नगरी प्रयागराज सज धज कर तैयार है। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस की इस चौपाई में ये कहते हैं कि प्रयागराज के महात्म्य का वर्णन भला शब्दों में कौन कर सकता है। श्री राम भी जब प्रयागराज के दर्शन करते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रसन्नता को, आध्यात्म की इसी भावना को संगम पर मोक्ष पाने की चाह में आने वालों के तमाम रंगों को कैमरे में कैद करने के लिए हमने दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक का सफर किया है। हमारा ये प्रयास है कि कैमरे से आपको कुंभ के अलग अलग रंग दिखाएं। देश विदेश से कोने कोने से जो साधु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करें और साथ ही कैसे पिछली बार के मुकाबले इस बार का कुंभ अलग है, आपको ये दिखाएं। तो आइए करते हैं शुरुआत अर्ध कुंभ के इस सफर की। कुंभ से ठीक कुछ पुराना है लेकिन बहुत कुछ नया भी है, और मैं देख रही हूँ मुझे हरिद्वार भी दिख रहा है, ऋषिकेश भी दिख रहा है, दिल्ली की भी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। सब कुछ प्रयागराज में आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पूरी दीवारें, पूरा प्रयागराज बदल दिया गया है। जो पुराना इतिहास है वो इन दीवारों पर दिखाई पड़ रहा है। आपको हरिद्वार, अमृतसर और जो भी तीर्थ स्थान है सब इन दीवारों पर दिखेंगी। पुराने जो कलाकृतियां हैं वो दीवारों पर बनाई। जो भी यहाँ पर करीब 12 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि देश विदेश से लोग आएंगे, पूरे देश भर से आएंगे, पूरे विदेशों से आएंगे, तो उनको कोई किसी तरह की समस्या ना हो, जाम की असुविधा ना हो, तो ताकि सुरक्षित यहाँ पर कुंभ स्नान कर सकें और सुरक्षित रह। संदीप और सुबल ये दोनों जो है भगवान शिव को यहाँ इस तस्वीर में उकेर रहे हैं। अभी तक कितना और पेंट किया? हम लोग अभी पूरे इलाहाबाद में तकरीबन 7 लाख स्क्वायर फीट कर चुके हैं। बाकी अभी ये नए कॉन्टूर्स जो लगे हैं शिवलिंग के रूप में, इनको हम इस पे शिव के अलग अलग मुद्रा बना रहे हैं। कुंभ आयोजन के लिए तैयार संगम नगरी प्रयागराज में इस बार आध्यात्म और आधुनिकता का संगम भी बेहद दर्शनीय है। कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन यादगार लम्हों को मोबाइल फोन्स में संजो कर रखने के लिए पहली बार कुंभ क्षेत्र में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। सेल्फी पॉइंट खासतौर पर प्रयागराज में इस बार आपको अलग अलग जगह दिखाई देगा कुंभ मेले में, और इसीलिए मेरी भी ये कोशिश थी कि जो 12 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उनमें से एक मैं भी हूँ, तो एक सेल्फी जरूर यहाँ पर ले ली जाए ताकि इन यादों को लेकर आप अपने घर जा सके। इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई पॉइंट दिखना चाहिए या कितनी जगहों पर और फोटो खींची? नहीं, हम जब सभी आए हैं तो हमें ये बहुत अच्छा लगा तो हम यहीं सेल्फी ले रहे हैं। अभी फर्स्ट है यहाँ पे हम लोग का, अभी आगे और देखेंगे तो और लेना है। कुंभ में सबसे अच्छी बात क्या लग रही है अभी तक जितना घूमा है? यहाँ के जो है बना हुआ है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सफाई बहुत अच्छी लग रही है, रोडें बहुत अच्छी लग रही, सबसे अच्छा तो ये लग रहा है। कुंभ के दौरान दिन के उजाले में तो प्रयागराज की खूबसूरती देखने लायक होगी ही, रात के वक्त भी प्रयागराज की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। एक तरफ पूरे शहर को रात में चमकाने के लिए 40,000 LED लाइट्स लगाई गई हैं, तो वहीं दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए पहली बार लेजर शो का आयोजन किया जाएगा।
लेजर शो का प्रदर्शन किले की दीवार पर किया जाएगा, जिसके लिए 25 फीट ऊंची और 55 फीट चौड़ी स्क्रीन लगाई गई है। खास बात यह है कि ये स्क्रीन इतनी बड़ी होगी कि 1 किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को भी आसानी से लेजर शो का आनंद मिल सकेगा। ये पूरा संगम का जो इलाका है, ये रात में अब जिस तरह रोशनी में नहा रहा है, 360 डिग्री में आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं इस कुंभ की। इन लाइटों के बीच में जिस तरह की रोशनी से ये पूरा संगम घाट नहा रहा है, चारों तरफ, चाहे वो झूसी का इलाका हो या वो इलाका जहां कल्पवासी निवास करते हैं, खासकर माघ महीने के स्नान के लिए, ये पूरा इलाका इस समय रोशनी से चकाचौंध है। और खासकर उन सैलानियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो नहाने के लिए, जो स्नान के लिए संगम पर आएंगे मकर संक्रांति के बाद, सरकार का अनुमान है कि लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु संगम आएंगे और उन्हीं की तैयारियों के लिए अलग अलग बंदोबस्त किए गए हैं। पौराणिक कथाओं का जिक्र होगा, साथ ही उत्तर प्रदेश की जो विरासत है, जो धरोहर है, उसके बारे में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आप लोगों के अंदर भी उमंग है, 12 करोड़ लोग आएंगे दुनिया भर से। 12 करोड़ प्लस होगा, ये तो ज्यादा लोग आएंगे। ज्यादा होगा। ये गंगा जी की महिमा है कि पता नहीं एमलेसली लोग कैसे चले आते पैदल, सवारी से, तांगे से, ट्रैक्टर से, और कभी हमने किसी को ठंड से मरते नहीं देखा यहाँ पे। दुनिया के कोने कोने से साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो लिहाजा उनके लिए इंतजामों को लेकर जबरदस्त तैयारी है। और इसका दिलचस्प पहलू हमें दिखाई दिया टेंट्स में भी। जो टेंट्स लग्जरी टेंट हैं और वहाँ की सुविधाएं और वहाँ के किराए के अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे, जो 10,000 से शुरू होकर 36,000 तक जिसकी कीमत जाती है, और जिस तरह की आधुनिक सुविधाएं उसके अंदर हैं, 5 स्टार टेंट से कम नहीं है। तो ऐसे में जो संत वहाँ रुकना चाहें या जो श्रद्धालु वहाँ रुकना चाहें, उनके लिए जो तैयारियां हैं, इस पर हमारे संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट देखिए। जो कुंभ करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का मेला है, वो कुंभ दुनिया के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और रिसर्च का विषय भी है। भारत की संस्कृति को बेहद पास से समझने के लिए इस बार हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से स्टडी ग्रुप कुंभ पहुंचेंगे। इसके अलावा कुंभ 2019 में कई विदेशी प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अनुमान है कि कुंभ 2019 के लिए 20 लाख विदेशी सैलानी प्रयाग आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें 5 सितारा सुविधाएं देने के लिए एक हाईटेक टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इस समय टेंट सिटी में हूँ। प्रयागराज में इस बार आकर्षण का केंद्र होगा ये पूरा शहर, जो अपने आप में टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें खास क्या होगा, सत्येंद्र कुमार, डायरेक्टर इस पूरे प्रोजेक्ट के, बताएंगे। टेंट सिटी के नाम से हम इसे जान रहे हैं, खास क्या होगा और क्या क्या होगा यहाँ पर? ये इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी है। इस बार हमने यहाँ पर गवर्नमेंट से जो डाटा मिला एनआरआईज और फॉरेनर्स के आने के लिए, तो स्पेशल यहाँ पे हमने 1000 5 स्टार लग्जरी कॉटेजेस बनाए हैं, जिसमें 3 सेगमेंट्स हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स और विला। विला हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें 2 बेडरूम के साथ हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, डाइनिंग एरिया और लॉबी बनाया है। 4 रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, जिसमें हर प्रांत का खाना अवेलेबल होगा। बंगाली, बिहारी, गुजराती, हिंदुस्तान के कोने से आने वाले हर जितने भी श्रद्धालु होंगे, सबको अपने स्टेट का खाना मिलेगा। साथ में कॉन्टिनेंटल फूड होगा और पूरी तरह से सात्विक भोजन होगा, बिना लहसुन प्याज के। यहाँ तक कि क्रॉकरी का भी हमें ध्यान रखते हुए पूरा स्टोन वेयर क्रॉकरी है। किसी तरह से किसी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई अनकन्वीनियंस महसूस। अब ये बताइए कि कीमत कितनी होगी इस विला की? डिलक्स जो हमारा है उसकी हमने 11,999 रखा है, जिसके अंदर हमारा तीनों जो है फूड इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और सुपर डिलक्स 15,999 और विला जो है वो 31,999। यानी लगभग 32,000 रुपए एक रात की कीमत होगी इस टेंट की। यस, बिल्कुल बिल्कुल 32,000 रुपए होगी। और सिटी में सिर्फ 5 सितारा सुविधाओं के साथ मोटा खर्चा ही नहीं, बल्कि आपके बजट में भी, आपकी जेब को सूट करते हुए भी बहुत सारी सुविधाएं इस पूरे इलाके में हैं। संगम के दूसरी तरफ ऐसी कई सारी टेंट सिटी बनी है, जहां आप महज 7 से 10,000 रुपए देकर अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और एक रात के इस किराए में आपको सुविधाएं कम नहीं हैं। गर्म पानी से लेकर के खाने पीने की सुविधा, रेस्टोरेंट की सुविधा और एक आरामदायक टेंट। तो जाहिर है कुंभ में जब देसी विदेशी सैलानी और श्रद्धालु जब यहाँ पर आएंगे तो उनके रहने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार कुंभ कई मायनों में हाईटेक है, क्योंकि जल, थल, नभ से संगम नगरी के दर्शन की पूरी व्यवस्था की गई है। संगम स्नान करने के साथ साथ श्रद्धालु प्रयागराज शहर का हवाई नजारा ले पाएंगे, जिसके लिए इस बार कुंभ में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है। कुंभ में क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स जैसे एडवेंचर भी लोगों को लुभाने में कामयाब रहेंगे।
5 बड़ी चीज़ें यह है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार लगभग 4,200 करोड़ से ज़्यादा का कंप्लीट हो गया है, टाइम से कंप्लीट हो गया और उसका यूज़ भी हो रहा है। ये लगभग पिछली बार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था उसके 3 गुने साइज है। दूसरा जो है एरिया इसका दुगना हो गया, लगभग 3200 स्क्वायर हेक्टेयर्स में जो है तो ये एरिया पूरा हो गया है। तीसरा जो है अक्षय वट खुला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 16 दिसंबर को आए तो स्वयं वो जाकर देखा, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। जल थल और नभ से, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये कनेक्ट हुआ है कुंभ। और फाइनली हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से वहाँ संस्कृति कुंभ भी है, टेंट सिटी भी है, वहाँ एडवेंचर टूरिज्म भी है, वहाँ रिवर टूरिज्म भी है। तो टूरिज्म के दृष्टि से भी हम लोग ने उसको और मजबूत किया है। कुंभ के दौरान प्रयागराज में 3200 हेक्टेयर और 20 सेक्टरों में बसाया जा रहा कुंभ मेला क्षेत्र चारों दिशाओं से खुला है। ऐसे में कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती होगी, जिससे निपटने के लिए तमाम सुरक्षा बल कमर कस चुके हैं। कुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो है सीआईएसएफ की टुकड़ी, जिनकी करीब 12 से 14 कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुंभ को लेकर इस बार नारा भी सरकार ने जो दिया है वो यही कि भव्य कुंभ सुरक्षित कुंभ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, बढ़िया है। कैसे सर तैयारी कर रहे हैं कुंभ की? इस बार तो नारा यही है कि सुरक्षित कुंभ, तो उसको लेकर हम देख रहे हैं जगह जगह पूरी तरह से मुस्तैदी और बैरिकेडिंग्स के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ फोर्सेस तैयार है। हाँ, पूरा फोर्स तैयार है। हमारा जो मेला का ड्यूटी है कोई टाइम फिक्स नहीं है, फिर भी हमको जो है हमारा अधिकारी जो है बीच बीच में ब्रेक देते हैं। जरूरत पड़ने से हम 24 घंटा के लिए तैनात है। प्रदेश की पुलिस कितनी आधुनिक हो चुकी है, अब आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। मैं जहां पे हूं ये संगम का इलाका है और पहली बार सूबे में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पे पूरे प्रयागराज की, पूरे मेला स्थल की सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे सिर्फ मेला स्थल पर लगाए गए हैं और यहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए न सिर्फ यातायात व्यवस्था, न सिर्फ ट्रैफिक, बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं पर भी नजर रखी जाती है। कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, कहीं भीड़ के चलते कोई दुर्घटना ना हो। एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, प्रशासन के सामने है, क्योंकि 12 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कुंभ दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए तैयार संगम नगरी में भारतीय संस्कृति की छटा तो बिखरेगी ही, आधुनिकता के रंग भी जमकर दिखेंगे। मोक्ष की कामना लेकर कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में शटल बस सेवा की भी शुरुआत हो चुकी है। कहा जाता है कि हर हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार कुंभ स्नान जरूर करना चाहिए और अब एक बार फिर ये मौका आने वाला है, जिसे यादगार बनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज सज धज कर। कैमरे से हमारी कोशिश थी आपको ये समझाने की कि कुंभ आखिर है क्या और इस बार इसमें नया क्या है, लेकिन देश के कोने कोने से कंपकंपा देने वाली ठंड में नंगे पैर जब लोग यहाँ पहुँचते हैं, इस धरा को छूते हैं, नमन करते हैं, तो आप ये समझिए कि कुंभ सिर्फ तस्वीरों में देखे जाने वाली छटा नहीं, बल्कि ये एक अनुभव है, एक एहसास है जिसे जीना पड़ता है। और अब एक खुशखबरी, भारत अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन गगनयान दिसंबर 2021 में लॉन्च करेगा। इससे पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन के तहत भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसरो के अनुसार गगनयान मिशन के लिए एक नया सेंटर भी स्थापित किया गया है। गगनयान मिशन के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे चुकी है। इसरो चीफ के अनुसार गगनयान के लिए भारत में होने वाली ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। आगे की ट्रेनिंग के लिए अंतरिक्ष यात्री रूस जाएंगे। इसरो चाहता है कि इस गगनयान मिशन में एक महिला को भी अंतरिक्ष में भेजा जाए। इसरो चेयरमैन के अनुसार गगनयान के लिए डिजाइन तैयार हो चुका है, क्षमताओं को टेस्ट किया जा रहा है। आज चंद्रयान 2 की नई लॉन्चिंग डेट की भी घोषणा हो गई है। अप्रैल मध्य में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होगी। यह तीसरी बार है जब इसरो ने अपने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग टाली है। इससे पहले चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग अक्टूबर 2018 में होनी थी, बाद में इसे बढ़ाकर 3 जनवरी और फिर 31 जनवरी किया गया, लेकिन अब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग डेट 3 महीने और भी बढ़ा दी गई है। तो यह खुशखबरी भारत के लिए, अंतरिक्ष में एक बड़ी उड़ान भारत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बोले सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं है,
जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। कैलाश जी कह रहे हैं चाहते नहीं वरना 15 दिन में हम आपकी सरकार गिरा देंगे। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।